हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक आईटीआई पल्स चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम बीएचईएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम फिटर ट्रेड के ऑफिशियल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन हम पहले इसके डिस्कस कर चुके हैं और इसमें थ्योरी के 70 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें से 20 क्वेश्चन बचे हुए थ्योरी के डिस्कस करेंगे, प्लस 30 क्वेश्चन इसमें WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग के पूछे गए थे। इन 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, इसमें 51 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। द स्पॉट फेसिंग प्रोसेस इज जनरली कैरिड आउट यूजिंग दोस्तों, स्पॉट फेसिंग के लिए जो हम जनरली करते हैं उसके लिए जो टूल यूज होता है उसको बोलते हैं काउंटर बोरिंग टूल, है ना दोस्तों। काउंटर बोरिंग टूल का यूज करते हैं। और अगर यहाँ पे काउंटर सिंकिंग टूल का यूज के पूछे तो काउंटर सिंकिंग प्रोसेस करने के लिए काउंटर सिंकिंग टूल का यूज करते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्लिंग ऑन द पेरिफेरी ऑफ अ रिंग गेज। दोस्तों, आपने रिंग गेज देखा होगा तो इस टाइप से देखने को मिलता है पूरा राउंड। इसके ये वाला सरफेस है, इस सरफेस पे यहाँ पे नर्लिंग कर दिया जाता है। तो इस नर्लिंग का पर्पस क्या है? तो इनहेंस ग्रिप ड्यूरिंग हैंडलिंग। दोस्तों, जब हम इससे मीजरिंग करते हैं तो उस दौरान हमको आसानी से हैंडलिंग के लिए जो ग्रिप बन जाए उसके लिए हम उसको नर्लिंग करते हैं। आगे देखते हैं 53 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर। दोस्तों, वर्नियर कैलिपर की सहायता से कौन सी चीज हम चेक कर सकते हैं? तो दोस्तों, आपको पता है कि वर्नियर कैलिपर इनसाइड मेजरमेंट ले सकता है, आउटसाइड मेजरमेंट ले सकता है और डेप्थ मेजरमेंट ले सकता है। किसी भी चीज़ की डेप्थ हमको चेक करना है तो जो वर्नियर कैलिपर रहता है उसमें डेप्थ बार अटैच रहता है, उसकी सहायता से हम डेप्थ चेक कर सकते हैं। लेकिन कॉनकेविटी, सरफेस एरिया, सरफेस रफनेस, ये चीज़ें हम वर्नियर कैलिपर से चेक नहीं कर सकते। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 54 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्क्रू पिच गेज। इसमें से स्क्रू पिच गेज का कौन सा फंक्शन नहीं है? तो दोस्तों, हमको मीजरिंग इफेक्टिव डायमीटर, ये जो मीजरिंग इफेक्टिव डायमीटर है दोस्तों, ये स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर की सहायता से चेक करते हैं। हम इसी में पहले पढ़ चुके हैं कि इफेक्टिव डायमीटर को चेक करने के लिए जो टूल यूज होता है उसको बोलते हैं स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। दोस्तों, स्क्रू पिच गेज की अगर बात करें तो ये चेक करता है पिच को, जो थ्रेड है उसकी पिच को चेक कर सकता है, उस थ्रेड के प्रोफाइल को चेक कर सकता है और डिस्टिंग यूजिंग मेट्रिक एंड इंच थ्रेड, मतलब इन दोनों को अलग कर सकता है। मेट्रिक थ्रेड, जैसे मेट्रिक थ्रेड है उसके लिए 60 डिग्री वाला स्क्रू पिच गेज यूज करेंगे और BSW थ्रेड है उसके लिए 55 डिग्री वाला पिच गेज यूज करेंगे। तो इन दोनों के अंतर को भी ये फाइंड आउट कर सकता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 55 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, द लेफ्ट वेल्डिंग मेथड यूज्ड इन गैस वेल्डिंग इज आल्सो नॉन एज। दोस्तों, जो लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक होती है उसको बैकवर्ड के नाम से भी जानते हैं, और जो राइट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक होती है, राइट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक, उसको फॉरवर्ड वेल्डिंग टेक्निक के नाम से भी जानते हैं हम। तो दोस्तों, जो हम जनरली जो वेल्डिंग टेक्निक यूज करते हैं वो फॉरवर्ड वेल्डिंग टेक्निक यूज करते हैं, है ना। फॉरवर्ड वेल्डिंग इसका करेक्ट, बैकवर्ड वेल्डिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 56 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, ड्यूरिंग अ लुब्रिकेशन सर्वे व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू इंश्योर करेक्ट लुब्रिकेंट एप्लीकेशन। दोस्तों, यूज लुब्रिकेशन चार्ट एंड मार्क लुब्रिकेशन पॉइंट्स क्लियरली। दोस्तों, जब हम लुब्रिकेशन करते हैं किसी भी मशीन का तो हमारे पास लुब्रिकेशन चार्ट होना चाहिए कि इसको कितने दिनों के पश्चात करना है। जैसे मान लीजिए वीकली करना है या मंथली करना है ना। इस टाइप से ये हमको कहाँ से पता चलेगा? चार्ट से पता चलेगा। और कहाँ कहाँ पे लुब्रिकेशन करना है तो ये लुब्रिकेशन पॉइंट्स क्लियरली मेंशन होना चाहिए। आगे देखते हैं 57 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया था दोस्तों, द बॉन्ड इन अ ग्राइंडिंग व्हील यूज्ड टू। दोस्तों, जो बॉन्ड होता है उसका पर्पस क्या होता है? तो इसका पर्पज होता है होल्ड एब्रेसिव ग्रेन टुगेदर। जो दोस्तों कटिंग का काम करते हैं ग्राइंडिंग व्हील में उनको बोलते हैं एब्रेसिव पार्टिकल्स।
तो दोस्तों एब्रेसिव पार्टिकल्स छोटे छोटे कण होते हैं, उन कणों को बहुत मजबूती के साथ जो पकड़ के रखता है उसको बोलते हैं बॉन्ड, है ना। तो बॉन्ड क्या करता है, एब्रेसिव ग्रेन्स को टुगेदर होल्ड करता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 58 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है द मेन फंक्शन ऑफ अ मशीन रीमर इज टू। दोस्तों मशीन रीमर का मेन फंक्शन है इनलार्ज एंड फिनिश एग्जिस्टिंग हॉल। दोस्तों जो पहले से बना हुआ हॉल है उसको हल्का सा बड़ा करता है और उसको फिनिश करता है, उसकी जो सरफेस फिनिश है उसको इंप्रूव करता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स और इट्स पार्ट इज नॉट यूज्ड इन ऑक्सी एस्टिलीन कटिंग। दोस्तों ऑक्सी एस्टिलीन कटिंग में कौन से भाग जो क्या बोलते हैं उस पार्ट्स है उसका यूज नहीं करते हैं। दोस्तों ऑक्सीजन सिलेंडर, एस्टिलीन सिलेंडर, तो दोस्तों सिलेंडर यूज करना पड़ेगा। प्रेशर गेज, सिलेंडर के अंदर का प्रेशर चेक करना हमको, तो प्रेशर गेज भी चाहिए। दोस्तों गैस को सिलेंडर से जो टॉर्च होती है उस तक पहुंचाने के लिए हमको होज भी चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रोड की जरूरत तब पड़ती है जब हम वेल्डिंग करते हैं, जैसे आर्क वेल्डिंग करना है तब हम इलेक्ट्रोड या फिर फिलर वायर जो यूज करते हैं उसकी जरूरत पड़ेगी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 60 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है द मेन पर्पस ऑफ स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। दोस्तों स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग पिच डायमीटर ऑफ थ्रेड या फिर जिसको बोलते हैं इफेक्टिव डायमीटर, इसको चेक करने के लिए यूज करते हैं, है ना। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 61 नंबर का क्वेश्चन, इसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल एब्रेसिव यूज्ड इन ग्राइंडिंग प्रोसेस। तो दोस्तों ग्राइंडिंग प्रोसेस में जो नेचुरल एब्रेसिव और आर्टिफिशियल एब्रेसिव दो तरह के एब्रेसिव यूज होते हैं। तो बोरोन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सब क्या है दोस्तों, आर्टिफिशियल एब्रेसिव के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हमारा डायमंड हुआ, कोरेंडम हुआ, ये सब क्या है, नेचुरल एब्रेसिव हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 62 नंबर का क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सर्कुलर सा। दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि सर्कुलर सा का कौन सा फंक्शन नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है कि टैपिंग का काम सर्कुलर सा नहीं कर सकता है। टैपिंग के लिए हमको क्या है, टैप सेट का यूज करना पड़ता है जिसमें हम थ्रेड काटते हैं, अंदरूनी थ्रेड, है ना। इंटरनल थ्रेड हमको टैपिंग के द्वारा काटने को मिलती है। तो टैपिंग हम इस चीज से सर्कुलर सा से नहीं कर सकते। 63 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया था द सिंपलेस्ट मेथड यूज्ड टू कैलकुलेट द ड्रिल साइज इज। तो दोस्तों ड्रिल साइज कैलकुलेट करने का जो बहुत सिंपल मेथड होता है उसमें से क्या करना है आपको, टेप ड्रिल साइज इज इक्वल टू मेजर डायमीटर डिवाइड, इसमें से पिच को घटा देना है। हम जैसे ही पिच को यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको टेप ड्रिल साइज ये यहाँ पे प्राप्त होगा। तो ये बहुत क्या बोलते हैं सिंपल मेथड होती है। दोस्तों थंब रूल भी एक बहुत सिंपल मेथड होता है जिसको 0.8 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, हमको टेप ड्रिल साइज प्राप्त होता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर की अगर बात करें तो इसमें पूछा गया है व्हाट काइंड ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज ऑफन फॉलोड बाय टेम्परिंग। दोस्तों जो टेम्परिंग है वो किसके पश्चात किया जाता है। तो जनरली आप देखते हैं दोस्तों जब हार्डनिंग करते हैं हम किसी मटेरियल की, जो हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है हार्डनिंग, तो उसके पश्चात क्या होता है, उसमें हार्डनेस तो इंड्यूस्ड होता ही है, ब्रिटलनेस भी आ जाता है। तो हमको ब्रिटलनेस नहीं चाहिए। ब्रिटलनेस क्या करता है, उस टूल्स को टूट जाता है, मतलब उसमें भंगुरता आ जाती है, तो उसको जरा सा भी अगर शॉक लोड लगता है तो वो टूट सकता है। तो जो ब्रेक होता है उस ब्रेक को बचने के लिए और जो क्या बोलते हैं ब्रिटलनेस, उसको रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसको बोलते हैं टेम्परिंग। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 65 की अगर बात करें तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉज ऑफ असेंबली फेल्यूर। तो असेंबली दोस्तों क्या होती है, जब किसी मशीन के कई पुर्जों को हम एक साथ जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं असेंबली, है ना। तो वो असेंबली फेल्यूर होती है, उसका कॉमन कॉज क्या है। तो दोस्तों इसमें पता ही आपको कि कई पार्ट्सों को हम जोड़ना है तो नट बोल्ट की सहायता से जोड़ते हैं।
तो जो नट बोल्ट्स हैं, बोल्ट्स टाइटेंड बिलो रिक्वायर्ड टॉर्क। दोस्तों जो टॉर्क होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी को 20 न्यूटन मीटर के टॉर्क पे सेट करना है, टाइट करना है, तो उसको अगर हमने 15 न्यूटन मीटर के टॉर्क पे टाइट कर दिया तो जो हमको रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा कि वो बोल्ट ढीला हो जाएगा और अपन जो असेंबली हमने करी है वो फेल हो जाएगी। तो मेन कॉज होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 66 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है द एक्यूरेसी ऑफ डायल वर्नियर कैलिपर। दोस्तों डायल वर्नियर कैलिपर की एक्यूरेसी 0.05 mm ये होती है। दोस्तों ये 3 तरह के होते हैं, इनकी एक्यूरेसी की अगर बात करें तो 0.01 mm भी होती है और 0.02 mm भी होती है। 3 तरह के आपको जो डायल वर्नियर कैलिपर है वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इनमें से केवल एक ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा वो। आगे देखते हैं 67 नंबर का। इसमें बोला गया है विच एक्टिविटी बेस्ट रिप्रेजेंट ऑटोनॉमस मेंटेनेंस बाय ऑपरेटर। दोस्तों ऑटोनॉमस मेंटेनेंस का मतलब है कि जो ऑपरेटर है, जो मशीन को ऑपरेट कर रहा है, तो उसमें वो रेगुलर उस मशीन का इंस्पेक्शन करे। जैसे मान लीजिए किसी मशीन को ऑपरेट करने से पहले हमको उसकी अबनॉर्मल साउंड या अबनॉर्मल साइन वगैरह देख लेना है, क्लीनिंग करना है, थोड़ा सा लुब्रिकेशन कर देना है जो उसका चार्ट्स के अकॉर्डिंग मेंशन है वहाँ पे। तो क्लीनिंग एंड लुब्रिकेटिंग द मशीन बाय ऑपरेटर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये ऑटोनॉमस मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। 68 नंबर की अगर बात करें तो इसमें पूछा गया है द वर्नियर स्केल इन वर्नियर माइक्रोमीटर प्रोवाइड्स। दोस्तों जो वर्नियर स्केल वर्नियर माइक्रोमीटर में होता है, तो आपको पता है कि जो मेन थिम्बल डिवीजन होता है, तो थिम्बल को भी फ्रैक्शन में बांट दिया जाता है, जिसमें क्या होता है कि 9 थिम्बल डिवीजन इज इक्वल टू 10 लाइन होते हैं उसमें। 9 थिम्बल डिवीजन इज इक्वल टू 10 वर्नियर माइक्रोमीटर जो डिवीजन होते हैं वो उसके बराबर होता है। तो ये क्या करता है, इसको थिम्बल डिवीजन को फ्रैक्शन पार्ट में बांट देता है, तो जिससे एक्यूरेसी है वो उसकी और बढ़ जाती है। तो वर्नियर माइक्रोमीटर की अगर एक्यूरेसी की बात करें तो 0.001 mm होती है, ये आपको याद रखना है यहाँ से। और डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये थिम्बल के जो डिवीजन है उनको फ्रैक्शन में बांट रहा है। 69 की अगर बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज। इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सरफेस गेज का भाग नहीं है, हिंदी में मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें से कौन सा दोस्तों स्नग होता है। स्नग का क्या काम रहता है, हम जैसे यूनिवर्सल सरफेस गेज को देखते हैं तो उसमें स्नग स्क्राइबर को पकड़ने का काम करता है। रॉकर आर्म क्या करता है, उसको फाइन एडजस्टमेंट का काम करने देता है। और स्क्राइबर की अगर बात करें तो दोस्तों लाइन लगाने के काम आता है। दोस्तों चक की अगर बात करें तो चक इसमें नहीं होता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 70 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि थ्योरी का पूछा गया था। इसमें 70 नंबर का थ्योरी था इसमें। तो इसमें पूछा गया था ए टेक्नीशियन नीड्स द स्टैंडर्ड टॉर्क वैल्यू फॉर टाइटनिंग M10 बोल्ट। दोस्तों M10 का मतलब है इसका जो नॉमिनल डायमीटर है बोल्ट का वो 10 mm है। विच सोर्स इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। दोस्तों इसका सबसे मतलब मोस्ट एप्रोप्रिएट सोर्स क्या है, तो मशीन डिजाइन हैंडबुक और टॉर्क टेबल। दोस्तों टॉर्क जो टेबल होती है या मशीन डिजाइन हैंडबुक होती है उसमें क्लियरली वैल्यू मेंशन होती है कि M1 के लिए कितना टॉर्क चाहिए हमको, M2 जो बोल्ट हैं उनके लिए कितने टॉर्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमको टॉर्क टेबल में देख के इसका पता चल सकता है। सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें 30 नंबर का WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग ये चीज़ पूछी गई थी। और अगर इसमें बात करें तो 30 में से लगभग 22 क्वेश्चन हैं आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के देखने को मिलेंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, जो मैंने सीरीज चलाई थी उसमें से ही ये क्वेश्चन आए थे। तो हम ये 1 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन में। दोस्तों 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग पेंसिल ग्रेड इज द हार्डेस्ट। दोस्तों आपको पता है कि 7B से लेकर के 9H ग्रेड तक पेंसिल के ग्रेड होते हैं।
तो इसमें से 9S ग्रेड का पेंसिल है वो हार्डेस्ट ग्रेड होता है और 7B ग्रेड का जो पेंसिल होता है वो सॉफ्ट ग्रेड होता है, सबसे सॉफ्ट, जो मतलब सबसे डार्क चलता है। और जो हार्ड पेंसिल का मतलब है सबसे लाइट चलता है, बहुत पतली रेखाएं देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया था व्हाट द वैल्यू ऑफ साइड ए बी। दोस्तों एक रेक्टेंगुलर ट्राइंगल है, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है। देखिए हम राइट एंगल ट्राइंगल को यहाँ पे जनरेट करते हैं। ए द वैल्यू ऑफ साइड ए बी, राइट एंगल कहाँ पे है, बी पर, तो ए बी सी। अब बी सी की अगर बात करें तो यहाँ पे 25 है और ए बी की बात करें तो 15 है। दोस्तों इसमें से यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछी है, ए बी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ साइड ए बी 15 दिया है यहाँ पे, और बी सी यहाँ पे कितना दिया है, 25 दिया है। दोस्तों जो तीसरी भुजा है उसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो तीसरी भुजा कैसे फाइंड आउट करते हैं दोस्तों, इसके लिए हमको दोनों जो साइड हैं इनके स्क्वायर को अगर सम करेंगे और उस पर रूट लगा देंगे। जैसे मान लीजिए 15 का स्क्वायर 225 हुआ, 25 का 625 हुआ। टोटल अगर बात करें तो ये यहाँ पे 850 हमको देखने को मिलेगा। तो 850 अगर रूट से बाहर निकलेगा तो 29.15 सेंटीमीटर यहाँ इसकी करेक्ट वैल्यू आएगी। ये बहुत सिंपल जो WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो पूछा गया था दोस्तों। आप 30 में से 30 क्वेश्चन इसके हल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें पूछा गया है यदि किसी वर्ग के विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों ये स्क्वायर हम जनरेट करते हैं, यहाँ पे ये स्क्वायर है, इसके विकर्ण की माप 10 है। तो दोस्तों इसकी भुजा अगर ए है तो इसका विकर्ण कितना होता है, a√2, और a√2 इक्वल टू कितना है, 10। तो √2 से यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे जैसे ही, तो 5√2 इज इक्वल टू a। तो इसकी जो साइड की वैल्यू कितनी आ गई, 5√2। अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, इस ए का स्क्वायर करेंगे तो 5√2 इसका होल स्क्वायर करेंगे जैसे ही, तो हमको 50 यहाँ पे करेक्ट आंसर मिलेगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और यहाँ पे √2 पे स्क्वायर आएगा तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। तो इसका टोटल कितनी वैल्यू आएगी, 50 आ जाएगी। ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर की अगर बात करें तो इसमें पूछा गया है हाउ इज द साइज ऑफ पाइप। दोस्तों पाइप का साइज कैसे डिजाइनेटेड किया जाता है, मतलब हम कैसे बताएंगे कि कोई पाइप है उसका साइज इतना है। तो दोस्तों इसमें होता है पाइप शेड्यूल। पाइप शेड्यूल का मतलब होता है उसकी वॉल थिकनेस। वॉल थिकनेस मतलब कि जो पाइप है उसकी दीवार की मोटाई कितनी है और उसका इनर डायमीटर कितना है। जैसे मान लीजिए कोई 10 mm ID का पाइप है और जिसका शेड्यूल दोस्तों अगर 80 है तो 80 शेड्यूल की एक फिक्स वैल्यू होती है और ये शेड्यूल इंडिकेट करता है कि इसकी वॉल थिकनेस कितनी है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन जो ES और WCS के अंतर्गत हम जो देख रहे हैं। तो इसमें पूछा गया था व्हाट टाइप ऑफ लेटरिंग इज रिकमेंडेड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग। दोस्तों जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कौन से लेटर हैं वो रिकमेंड किए गए हैं। तो आपको पता है कि जो लेटर बनाते हैं वो सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक, इटैलिक, स्क्रिप्ट, ये सब टाइप के लेटर होते हैं। तो इसमें जो सिंगल स्ट्रोक लेटर होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ए बनाता हूँ तो ये सिंगल स्ट्रोक में बन गया, और इसी ए को मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, इसकी दीवारों को मोटा, तो ये डबल स्ट्रोक में आ गया। तो ये सिंगल स्टॉक के लेटर को रिकमेंड करता है BIS। आगे देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया था इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लीवर कैन द मैकेनिकल एडवांटेज V इक्वल टू लेस देन और ग्रेटर देन 1। दोस्तों कौन सा जो लीवर है, लीवर जो उत्तोलक जिसको हिंदी में बोला जाता है, तो आपने लीवर को अगर पढ़ा होता तो 3 क्लास के लीवर होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकंड ऑर्डर लीवर और थर्ड ऑर्डर लीवर।
दोस्तों जो फर्स्ट ऑर्डर लीवर होता है उसमें मैकेनिकल एडवांटेज हमको एक भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर लीवर के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। तो दोस्तों इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट की अगर बात करें तो 64 हो जाएगा। अगर 68 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमको 4624 ये वैल्यू हमको प्राप्त होगी। आगे देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ रेशो ऑफ एरो हेड। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एरो हेड जो बनाते हैं हम इस टाइप से, ये मैंने एक एरो हेड बनाया, उस एरो हेड की लेंथ और विड्थ मतलब इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, इसका रेशो क्या होता है, तो 3:1 होता है। लंबाई 3 है तो इसकी चौड़ाई 1 रखेंगे, ये यूनिट में है इसका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन इसमें बोला गया है, व्हाट इज द मेजर ऑफ इस एंगल इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। दोस्तों समबाहु त्रिभुज जिसको हिंदी में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसके इस एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री। आप सभी को पता है 60 डिग्री का इसका प्रत्येक एंगल होता है, और इनके इंटरनल एंगल का सम की अगर बात करें तो 180 डिग्री होता है, ये याद रखना आप। आगे देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, निम्न में से कौन सा इमारती लकड़ी या टिम्बर का एक गुणधर्म नहीं है। दोस्तों टिम्बर जो कि हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो उसमें यूज होता है, टिम्बर की जो वुड है, तो उसमें से इसका कौन सा एक क्वालिटी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें शिथिल या मृत गांठ, जो डेड नॉट, दोस्तों जो लकड़ी के बीच में मरे हुए गांठ होते हैं जो कि हम कटिंग करने के दौरान अगर वो गांठ को देखें तो वो लकड़ी को खराब करते हैं, तो ये चीज़ इसके अंतर्गत नहीं होना चाहिए, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 11 नंबर का क्वेश्चन, इसमें बोला गया है मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। दोस्तों मैकेनिकल एफिशिएंसी की अगर बात करें तो जो मशीन चलती है उसमें एक होती है इंडिकेटेड हॉर्स पावर, एक होती है ब्रेक हॉर्स पावर। दोस्तों इंडिकेटेड हॉर्स पावर मतलब कि इंजन इतने हॉर्स पावर को जनरेट करेगा, उस जनरेट करने के बाद जो हॉर्स पावर है वो फ्रिक्शनल लॉसेस की वजह से लॉस होता है, पावर लॉस, तो जो उसको बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। तो VHP डिवाइडेड बाई IHP, इसको बोलते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ इंजन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 12वें नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा है, 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग की भुजा क्या होगी। तो दोस्तों आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई सर्किल है, इसका डायमीटर है 50, तो 50 से काटे जा सकने वाले सबसे वर्ग अगर यहाँ पर बनाते हैं तो जो मैक्सिमम सबसे बड़ा जो स्क्वायर बनेगा इसके अंतर्गत, वो उसके स्क्वायर के जो स्क्वायर बनेगा उसका डायगोनल इस वृत्त के व्यास के बराबर होगा। तो स्क्वायर की अगर साइड A है तो इसका डायगोनल कितना होता है, A√2। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसके डायमीटर के बराबर, तो इसकी वैल्यू 50। और जब A यहाँ पे √2 से 50 को डिवाइड करेंगे तो 25√2, ये इसकी वैल्यू करेक्ट होगी, है ना, ये इसकी वैल्यू। और दोस्तों 1.414 से अगर 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 35.36, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा सा आइडिया और फॉर्मूला पता है तो। आगे देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन, इसमें बोला गया है व्हाट इज द जनरल एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूअस थिक लाइन। दोस्तों आपको पता है कि जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते हैं तो उस ड्राइंग में डिफरेंट टाइप्स के लाइन पढ़ते हैं, तो उस लाइन में अगर हम देखेंगे तो एक लाइन होती है कंटिन्यूअस थिक लाइन, कंटिन्यू होती है और थोड़ी सी मोटी होती है, थिक होती है ना। तो इस लाइन का मेन जो एप्लीकेशन है वो क्या है, तो इसका मतलब होता है विजिबल आउटलाइन और एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट को बनाया तो जो विजिबल हम जो लाइन बनाते हैं
वो कंटिन्यूस थिक लाइन होती है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते 14th नंबर का क्वेश्चन, इसमें पूछा गया था द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू हीट mkg ऑफ सब्सटेंस थ्रू डेल्टा टी, मतलब टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो डिग्री सेल्सियस में डेल्टा टी माना है। हैविंग अ स्पेसिफिक हीट S इज इक्वल टू, दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है मास, जो हम जितना जो अमाउंट है उसको हीट करना चाह रहे हैं और उसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है और उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है। तो स्पेसिफिक हीट की अगर बात करें तो इसमें एस से यहाँ पे इंडिकेट करेंगे और टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी हो जाएगा, है ना। तो ये डेल्टा टी या डी टी यहाँ पे दिया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं 15th नंबर का क्वेश्चन, इसमें पूछा गया था द डिस्टेंस ट्रेवल इन डेफिनिट डायरेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। दोस्तों ये स्पीड नहीं हो सकता। स्पीड क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें डेफिनिट डायरेक्शन बोल दिया है, एक स्पेसिफिक दिशा में जो पर यूनिट टाइम में हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसको बोलते हैं वेलोसिटी, वेग, क्योंकि ये एक डेफिनेटेड डायरेक्शन में होता है। अगर यहाँ पे डेफिनेटेड डायरेक्शन वर्ड नहीं होता तो इसका करेक्ट आंसर स्पीड भी हो सकता था। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 16th नंबर की क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें पूछा गया है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ क्यूब इफ सरफेस एरिया इज 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी साइड की लेंथ क्या होगी? तो दोस्तों कोई भी क्यूब होता है तो उसके सरफेस एरिया की अगर बात करें तो टोटल जो सरफेस एरिया उसका 6a²। तो a क्या है दोस्तों? इसकी भुजा है और इसकी वैल्यू कितनी है? 216। जैसे ही इसको आगे कैलकुलेट करेंगे a² इज इक्वल टू 36 आएगा, और जैसे ही a² से a हम स्क्वायर हटाएंगे और ये वैल्यू इधर जाएगी तो ये अंडर रूट में आएगा और a की वैल्यू 6 हमको सेंटीमीटर मिलेगी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 17th नंबर का क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है द पिक्टोरियल ड्राइंग इज आल्सो नॉन एज डैश ड्राइंग। दोस्तों जो पिक्टोरियल ड्राइंग होते हैं उसमें हमको एकदम 3 डायमेंशनल आभास होता है, एकदम कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो क्लियर दिखता है हमको, है ना। जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग की अगर बात करें तो उसमें 2 डायमेंशन दिखती है उसकी, जैसे लेंथ विड्थ। इस टाइप से अगर कोई ब्लॉक है तो उसको हम क्लियरली देखना है तो पिक्टोरियल ड्राइंग से देखते हैं, तो उसमें 3 डायमेंशनल व्यू हमको मिलता है। ऑर्थोग्राफिक की अगर बात करें तो उसमें दोस्तों केवल लेंथ और विड्थ मिलती है, इसमें हाइट नहीं मिलती, 3 डायमेंशनल नहीं होता है। आगे देखते हैं 18th नंबर का क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग शीट इज स्मॉलेस्ट इन साइज। दोस्तों यहाँ पे जो दिए हैं A1, A0, A2, A3, इनमें से स्मॉलेस्ट साइज किसका होता है? A3 का होता है। आप सभी को पता है कि A0, A1, A2, A3 और A4 दोस्तों ये 5 ड्राइंग के साइज होते हैं। इसमें सबसे बड़ा होता है 841 × 1189, ये वैल्यू होती है दोस्तों A0 की। उसके बाद जो A1, A2, A3, A4 ये साइज है, ये एकदम क्रमशः छोटे होते जाते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन, इसमें पूछा गया था व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ड्राइंग सीट एंड द ड्राइंग स्केल। दोस्तों ड्राइंग सीट साइज एंड जो ड्राइंग स्केल होता है उसके बीच जो हम अगर रिलेशनशिप देखते हैं तो लार्जर सीट साइज अलाउ फॉर लार्जर स्केल। दोस्तों अगर सीट का साइज बड़ा होगा तो हमको लार्जर स्केल का यूज करना पड़ेगा, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन, इसमें बोला गया है व्हाट मेथड डू क्राफ्ट्समैन यूज टू मेक ड्राइंग विदाउट इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सहायता नहीं लेंगे और हम किसी स्केच को बनाएंगे। जैसे मान लीजिए मुझे बिना डिवाइडर के सर्किल बनाना है तो मैं पेन की सहायता से इस टाइप से बनाऊंगा, तो इसको बोलते हैं दोस्तों फ्री हैंड स्केचिंग, है ना। फ्री हैंड स्केचिंग, जब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो उसको फ्री हैंड स्केचिंग के नाम से बोलते हैं।
आगे देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। इसमें बोला गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मरकरी इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, इसकी वैल्यू डेंसिटी की ग्राम पर सीसी, सीसी लिखा है, इसका मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी जो मरकरी की डेंसिटी की अगर बात करें तो 13.56 ग्राम पर सीसी होती है ना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 22 नंबर का क्वेश्चन। इसमें बोला गया था द बॉइलिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस ऑफ मरकरी। दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जहाँ पे कोई सब्सटेंस है वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने लग जाए, उसको बोलते हैं उस पॉइंट, उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसे ही मरकरी की अगर बात करें तो मरकरी मेल्टिंग पॉइंट तो उसका बहुत कम होता है, जो कि हथेली पे रखते हुए या रूम टेम्परेचर पे ही वो लिक्विड फेज में रहता है। उस लिक्विड फेज से हमको अगर उसको वेपर फेज में कन्वर्ट करना है तो कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये रहता है 357, है ना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन। इसमें बोला गया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एक्सटेंशन लाइन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो एक्सटेंशन लाइन यूज होते हैं तो वो डायमेंशन को इंडिकेट करने के लिए यूज होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक ब्लॉक बनाता हूँ, इस ब्लॉक की यहाँ से यहाँ तक की दूरी मुझे दिखाना है जो कि 20 mm है। तो 20 mm ये मैंने बनाया, इसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन। तो ये डायमेंशन लाइन का एंड जहां पर होता है वो लाइन होती है, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, है ना। एक्सटेंशन लाइन हो जाता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन विद हाई एक्यूरेसी। दोस्तों बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ परपेंडिकुलर लाइन अगर हमको ड्रॉ करना है तो डिवाइडर क्या करता है, डिवाइडर दोस्तों किसी लाइन को डिवाइड कर सकता है, सर्किल बना सकता है। कंपास की अगर बात करें तो लाइन को डिवाइड कर सकता है, वो सर्किल भी बना सकता है। रूलर की अगर बात करें तो डायमेंशन को मेजर कर सकता है, जैसे कि स्टी रूल करता है। सेट स्क्वायर, दोस्तों सेट स्क्वायर का एक सेट लेकर के हम परपेंडिकुलर लाइन को बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ बना सकते हैं। दो जो सेट स्क्वायर का सेट आता है उस सेट स्क्वायर के सेट से आसानी से हम 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। आगे देखते हैं 55 नंबर का 25 का। तो इसमें बोला गया है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ओरिएंटेशन मार्क एंड सेंटर मार्क। तो सेंटरिंग मार्क और ओरिएंटेशन मार्क के जो बीच का संबंध होता है उसको बोलते हैं द ओरिएंटेशन मार्क कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द सेंटरिंग मार्क्स। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नया है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन। इसमें बोला गया है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन इन ड्राइंग। दोस्तों डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन जो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज करते हैं, कम से कम 8 से 10 टाइप्स के लाइन होते हैं। जैसे जिग जैग लाइन है, सेंटर लाइन है, हिडन लाइन है, डायमेंशन लाइन है। तो इन सब लाइन का जो यूज होता है तो टू कन्वे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, मतलब ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन शो करती हैं कि जैसे मान लीजिए कोई थिक कंटिन्यू लाइन है, तो थिक कंटिन्यू लाइन क्या दिखाती है हमको कि किसी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन हम इस लाइन से बनाते हैं। तो एक स्पेसिफिक लाइन एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को कन्वे करने का काम करती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग द एंगल बाइसेक्टर मेथड। दोस्तों एंगल बाइसेक्टर मेथड से हम हेक्सागोनल, हेक्टागोनल, ऑक्टागोनल, है ना, डेकागोनल, तो कुछ भी बना सकते हैं दोस्तों। तो ये इट प्रोवाइड एन एक्यूरेट वे टू डिवाइड एंगल। दोस्तों एंगल डिवाइड मेथड से हम किसी भी जो ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो एंगल बाइसेक्टर मेथड बोलते हैं उसको, है ना। एंगल को डिवाइड करके तो थोड़ा सा ये एक्यूरेसी देती है हमको, बहुत एक्यूरेट जो इमेज है इसके द्वारा क्रिएट होती है। 28 नंबर की अगर बात करें तो इसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रबर इज ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग द सल्फर कंटेंट एंड थ्रू
प्रोलॉन्ग्ड वल्केनाइजेशन। दोस्तों अगर हम किसी रबर में इंक्रीज करते हैं सल्फर का कंटेंट और उसको वल्केनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं जिस प्रोसेस को, क्योंकि सल्फर बढ़ाने की प्रक्रिया है, इसी को ही वल्केनाइजेशन बोलते हैं। तो वल्केनाइजेशन क्यों करते हैं कि जो सॉफ्ट रबर है वो हार्ड हो जाए। दोस्तों हार्ड करने के लिए वल्केनाइजेशन प्रोसेस किया जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ए नॉन फेरस मेटल। कौन सा इनमें से अलॉय धातु है। दोस्तों आपको पता है कि कास्ट आयरन में लोहे की मात्रा रहती है, पिग आयरन है उसमें आयरन कंटेंट रहता है, माइल्ड स्टील में भी आयरन कंटेंट रहता है, लेकिन एल्यूमिनियम है ये नॉन फेरस मेटल है, इसमें फेरस की क्वांटिटी एकदम जीरो होती है, इसलिए इसको नॉन फेरस अलॉय बोलते हैं, जिसमें मैग्नेट भी कैच नहीं करता है। आगे देखते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन, 4 टर्नर फिनिश अ जॉब इन 300 आवर्स, हाउ मच टाइम विल 6 टर्नर टेक टू डू द सेम जॉब। दोस्तों कोई टर्नर है, 4 टर्नर मिलकर किसी जॉब को 300 घंटे में फिनिश करते हैं, तो 6 टर्नर मिलके उसको कितने घंटे में, कितने आवर में उस जॉब को फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, 5 टाइम 50 हो जाएगा, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 आवर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रेशो एंड प्रोपोर्शन का बहुत सिंपल सवाल है, आप इसको आसानी से हल कर सकते थे। तो दोस्तों ये हमने पूरा डिस्कस किया, जिसमें 20 क्वेश्चन हमने थ्योरी के डिस्कस किए और 30 क्वेश्चन WCS एंड साइंस के डिस्कस किए। दोस्तों बहुत सिंपल एग्जाम होता है, अगर आप एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ पढ़ते हैं तो आपको सिलेक्शन लेना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और अगर आप हमसे संपर्क में रहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अधिक से अधिक इस चैनल को सपोर्ट करें, जिससे मैं आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं। थैंक यू।